Welcome to the most powerful DSA series on YouTube and today is the first lecture of our DSA series जिसके अंदर हम बहुत बेसिक्स फंडामेंटल्स को हम सीख रहे होंगे। हम देखेंगे प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग, कंपाइलर्स क्या होते हैं, C++ के अंदर फिर हम मूव ऑन करके वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आज हम देख रहे हैं। बहुत फंडामेंटल सा लेक्चर होगा बट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये DSA सीरीज जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये DSA सीरीज हम चला रहे हैं ऑन YouTube ऑन आवर चैनल, जिसके साथ साथ हमने अपने वेबसाइट की डैशबोर्ड की एक्सेस भी दे रखी है। हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट का लिंक, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, सारा कुछ दिया हुआ है। प्लीज मेक श्योर करना तुम उस चीज को ज्वाइन कर लो क्योंकि वो उसके अंदर हम इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह फ्लोट करते रहते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओरिएंटेशन हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें फंडामेंटल ऑफ C++, ये डेट आपकी जब भी लेक्चर रिलीज हो रही होगी वो डेट आपको अपडेट हो जाएगी और यहाँ पे जब तक आप लेक्चर खत्म कर रहे हो ये सारी चीज़ें और टेक्स्ट रिसोर्स भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो जैसे ही लेक्चर खत्म हो या लेक्चर जब भी आपको मिल रहा होगा उस टाइम पे ही आप इसे चेक करोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेटेड आपको मिल रही होगी। ठीक है, जैसे आप ये लेक्चर खत्म करोगे आपकी असाइनमेंट्स यहाँ पे वीडियो रिसोर्सेज आपको नहीं मिलेगा बट यहाँ पे टेक्स्ट रिसोर्सेज यहाँ पे असाइनमेंट मिल जाएगा। आप इस असाइनमेंट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जब आप देख रहे होगे यहाँ पे सारी चीज़ें डाउनलोड हो मतलब कि अपडेट हो गई होगी, आपको बस क्लिक करना और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आते हम और चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैंने फोल्डर बना लिया बाप ऑफ DSA सीरीज। आप भी सेम फोल्डर बना लेना एंड इस फोल्डर को ओपन करना एंड यहाँ पे हम इसके अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे बेसिक्स के नाम से। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ बेसिक्स के नाम से। ठीक है, और अभी हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी वेबसाइट का ओवरव्यू दिया था कि वहाँ पे आपको गिटहब का लिंक वहाँ पे सबमिट करना, फिर आपकी प्रोग्रेस वहाँ पे इंक्रीज होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब मैं अपने यहाँ पे गिटहब प्रोफाइल पे आता हूँ, आपको भी अपने गिटहब प्रोफाइल पे आना है। हमने ऑलरेडी एक गिटहब का सेशन ले रखा है जिसके अंदर हमने गिटहब आपको पूरा सिखा दिया था, राइट। तो गिटहब पे आना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा github.com एंड यहाँ पे अपने गिटहब प्रोफाइल पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे आना और यहाँ पे एक न्यू रेपो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो हमारा एक रेपो यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाप DSA सीरीज। तो यहाँ पे मैंने एक रेपो बना लिया बाप ऑफ DSA सीरीज। डिस्क्रिप्शन अभी के लिए हमें कुछ नहीं लिखना है, एज इट इज़ रखते हैं, अभी इसको खाली रखते हैं। पब्लिक कर देना है एंड यहाँ पे एज इट इज़ रख के क्रिएट रेपोजिटरी यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेपो यहाँ पे क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो अब आते हैं अपने इस वाले फोल्डर को हम क्या करते हैं अपने VS कोड के साथ ओपन कर लेते हैं। तो शो मोर ऑप्शन पे जाऊंगा एंड ओपन विद कोड करूँगा। तो यहाँ पे ये वाला फोल्डर हमारा VS कोड के साथ ओपन हो गया है और इसकी के नाम से हमने एक रेपो भी वहाँ पे क्रिएट कर दिया। अभी के लिए सही है। तो बेसिक्स वाले फोल्डर को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं और एक और फाइल बनाते हैं जिसका इस बेसिक्स के अंदर एक हम फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे variable.cpp। ठीक है, जो हमारा C++ होता है ना उसका एक्सटेंशन क्या होता है, CPP होता है। तो variable.cpp यहाँ पे हमने बना लिया। ठीक है, अब इसके अंदर अब हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारी पूरी DSA सीरीज होगी ना उसका पूरा कोड हम बाप ऑफ DSA सीरीज के अंदर ही करेंगे, इसी वाले फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर के अंदर हम डिफरेंट सब फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करते जाएंगे और उसी के अंदर हम कोड लिखेंगे एंड सेम को हम इस गिटहब रेपो पे पुश करते जाएंगे। आपको अगर सेशन के कोड चाहिए होगा तो आप यहाँ से गिटहब रेपो से ले सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे आते हैं, ये जो हमने गिटहब के ऊपर रेपो बनाया था, अब इस रेपो को क्या करते हैं अपने फोल्डर के साथ कनेक्ट कर देते हैं सो दैट हम यहाँ पे सारे कोड को पुश कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑलरेडी गिट के सेशन में हमने बताया था गिट कैसे काम करता है, कैसे उसके कमांड्स वगैरह काम करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे इसका टर्मिनल खोलते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल खुल गया और इससे मैं अभी के लिए क्लियर कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं एंड हियर वी गो। तो यहाँ से हम कमांड कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले git init, तो आते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं git init। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो हमारी गिट रेपोजिटरी यहाँ पे इनिशियलाइज हो गई है। तो इसमें ऑलरेडी कुछ कोड है। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे git add चला दूंगा, git add डॉट। तो ये चला देते हैं। तो हमारी सारी कि नेक्स्ट कमांड हमारी यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे गेट कमिट करते हैं और Ctrl+C करा मैंने और यहाँ पे मैंने, ठीक है, हमारी सारी कमिट हो चुकी है। अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं हमारी क्या है, ये हमें कॉपी करना है गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। Ctrl+C करते हैं एंड यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, आई थिंक ये भी हो चुका है हमारा
एंड लास्ट हमारा कमांड बचता है ये गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मीन। इसे भी मैं कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे जाकर मैं पेस्ट कर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम गेट पुश ओरिजिन मास्टर करेंगे, अगर आप यहाँ पे मीन करते हो, देखो मैंने यहाँ पे गेट पुश ओरिजिन मीन करा था तो मे बी ये काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आपको उस केस में ये वाली कमांड चलानी है और जैसे आप ये कमांड चलाओगे आपकी सारी यहाँ पे जो भी कोड है इस वाले रेपो के अंदर यहाँ पे आ जाएगी। ये देखना, अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे जितने भी कोड थी सारे यहाँ पे आ चुकी है। अब हम इस पूरे के अंदर जो भी कोड लिखेंगे हम सारे इसी गिटहब रेपो के अंदर क्या करेंगे, हम यूज करते जाएंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट इट कि कैसे करना है यहाँ पे, ठीक। अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि मैंने ये सारी वीडियो ऑलरेडी शूट कर ली और बेसिक्स वाली वीडियो आज शूट कर रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले फोल्डर बनाना है एंड उसके अंदर एक और, इस फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे बेसिक्स ऑफ C++, ठीक है। बेसिक्स ऑफ C++, ये हमने कर दिया। अब इसको क्या करना है, हमें VS कोड के साथ खोल लेना है। तो शो मोर ऑप्शन एंड हेयर वी गो ओपन विद VS कोड। तो ये हमारा यहाँ पे बन के आ जाएगा। अभी मैं सारी चीज़ों को बंद करता हूँ एंड यहाँ पे हमारा बेसिक्स ऑफ C++, आज का जो भी कोड होगा हम इसी फाइल के अंदर लिखेंगे। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिक्स प्रिंटिंग डॉट CPP, ठीक है। CPP क्या होता है, एक्सटेंशन होता है C++ का, ठीक है। हमने ये कर दिया। अब इसे बंद करता हूँ और यहाँ पे आते हैं एंड अब हम चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पेज लेता हूँ, इसके अंदर तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। पहले हम उसे समझते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोग्रामिंग के बारे में। प्रोग्रामिंग होती क्या, अभी के लिए तुम एक चीज एज्यूम करना। मान लो एक एग्जांपल के थ्रू मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो एक आदमी है, ठीक है, ये नेपाली है। अब ये नेपाली आया इंडिया में, किस चीज के लिए आया, ये अपना एक बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए आया। तो इसने इसको क्या था, एक फैक्ट्री ओपन करनी थी इंडिया के अंदर। अब ये नेपाली है, इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि इसको ना हिंदी नहीं आती है, इसको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, बस इसको एक ही लैंग्वेज आती है, वो है नेपाली, बस नेपाली आती है। अब ये इंडिया है, इंडिया में क्या करना है, इसे अपना बिजनेस सेटअप करना। अब बिजनेस सेटअप करना है तो इसने क्या करा, कुछ वर्कर्स को यहाँ पे हायर करे, इसने कुछ वर्कर्स को हायर करे और इन वर्कर्स का काम क्या था, इसकी जो फैक्ट्री थी वो इन्हें बनानी थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम है, ये जो बंदा नेपाल से आया जिसको सिर्फ नेपाली आती है, ये इंडिया आया अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। अब इसने कुछ वर्कर्स को हायर करे, इन वर्कर्स को ना हिंदी आती है, इनको नेपाली नहीं आती। और इन्हें ये जो ऑनर है जो नेपाल से आया, इसको काम करवाना, इसको क्या आता है, इसको सिर्फ नेपाली आता है, हिंदी नहीं आता। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अब इसे जो काम करवाना है इन वर्कर से, अब ये इन वर्कर को इंस्ट्रक्शन कैसे देगा। पहली प्रॉब्लम कि इन वर्कर को इंस्ट्रक्शन कैसे देगा, कैसे बताएगा कि ये काम है और ऐसे ऐसे करना है। बिकॉज इस जो बिजनेसमैन है इनको तो हिंदी आती ही नहीं है, तो प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसने कैसे निकाला, इसने क्या करा, एक ऐसे आदमी को यहाँ पे लेके आया, जिसको हिंदी भी आती थी एंड जिसको नेपाली भी आती थी, नेपाली भी आती। अब ये एज अ ट्रांसलेटर यहाँ पे काम करेगा, कैसे ट्रांसलेटर काम करेगा। अब मान लो ये जो नेपाली आदमी है इसको कुछ काम करवाना है इन वर्कर से, तो ये क्या करेगा, नेपाली में इस आदमी को बोलेगा। ये जो हमारा मिडल मैन आया जिसको न्यू ट्रांसलेटर हायर करा, इसको क्या करेगा, ये नेपाली में बोलेगा। अब इसे नेपाली भी समझ में आती है तो ये क्या करेगा, फिर हिंदी में इसे बता देगा वर्कर्स को और यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, ये सिनेरियो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सिनेरियो यहाँ पे समझना कि हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, अब वो समझना। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें तुम समझ में आ गया होगा आई गेस तुम्हें। अब हमारे कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है, देखो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनको क्या समझ में आती है, उनको एक चीज़ समझ में आती है, उनको एक ही लैंग्वेज समझ में आती है। वो क्या है, हमारी बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। बाइनरी क्या होता है, 0 या तो 1। कंप्यूटर्स को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो क्या है, बाइनरी, या तो 0 या तो 1 समझ में आती है। एज अ ह्यूमन हमें यहाँ पे हमें क्या होता है, हमें बाइनरी नहीं आती है, हमें क्या आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, हमें नॉर्मल लैंग्वेज आती है। अब एज अ ह्यूमन अगर मुझे कोई काम कराना है इस कंप्यूटर से, तो मैं इसे इंस्ट्रक्शन कैसे दूंगा, हे भाई कंप्यूटर ये काम करना है तो ये कर ले। अब मुझे तो हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, बट कंप्यूटर को क्या आता है, कंप्यूटर को बाइनरी आता है। अब मुझे बाइनरी नहीं आता तो मैं कंप्यूटर से कैसे काम कराऊं, मैं उसे कैसे इंस्ट्रक्शन दूं। तो यहाँ पे फिर से जो हमने यहाँ पे करा था ना, इस वाले प्रॉब्लम में जो हमने सोल्यूशन निकाला था, सेम सोल्यूशन हम यहाँ पे भी लाएंगे। हम क्या करेंगे, एक मिडल मैन रखेंगे। ये मिडल मैन हमारा क्या करेगा,
कि इसे क्या आता होगा, इसे बाइनरी भी, इसे नॉर्मल लैंग्वेज भी आती होगी, हमें जो आती है नॉर्मल इंग्लिश हिंदी भी आती होगी, और इसे बाइनरी भी आती होगी। ठीक है, तो हम जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे, ये हमसे इंस्ट्रक्शन लेगा नॉर्मल लैंग्वेज में, और ये क्या करेगा, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करके किसे दे देगा, कंप्यूटर को दे देगा। अगर मैंने बोला कंप्यूटर को कि ये काम करना है, तो ये पहले इसके पास आएगा, फिर ये क्या करेगा, अपने हमसे जो इसने लैंग्वेज लिया उसको किस में ट्रांसलेट कर देगा, बाइनरी में ट्रांसलेट कर देगा, और ट्रांसलेट करके किसको दे देगा, कंप्यूटर को दे देगा। और ये जो हमारा बीच में बैठा हुआ है जिसको हम ट्रांसलेटर बोले, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं। तो आई होप तुम्हें कंपाइलर समझ में आ गया होगा कि जो भी हम कंप्यूटर से बात करते हैं, हमें एज अ ह्यूमन हमें क्या आती है, हमें बाइनरी नहीं आती। और कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 सिर्फ बाइनरी ही समझ में आता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, एज अ ह्यूमन हम कैसे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो उसको करने के लिए हमारे पास क्या आता है, एक कंपाइलर आता है। हम एज अ ह्यूमन जो भी लैंग्वेज आता है उसके फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंपाइलर उसे कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में, और हमारा काम हो जाता है। अब देखो हम जो लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, C++ पढ़ते हैं, पाइथन पढ़ते हैं। अब तुम ये देखोगे C++, पाइथन, ये एक नॉर्मल इंग्लिश ही तो होती है, और क्या होती है, जैसे कि मैंने बोला तुमको, इसमें हम लिखते हैं इंक्लूड। इंक्लूड क्या है, इंक्लूड कौन सा वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। तो पाइथन में जैसे प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिखते हैं ना, वो एक रॉ इंग्लिश ही होता है। बट कंप्यूटर को तो वो समझ में नहीं आता, तो हमारा कंपाइलर आता है बीच में। तो हम जो भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसको हमारा कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है बाइनरी के अंदर, और उसे कंप्यूटर को दे देता है, कंप्यूटर हमारा समझ में आता। तो ये रॉ था। तो अगर मैं एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे पूछूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत ही क्यों है, तो तुम क्या बोलोगे, कंप्यूटर से अगर कम्युनिकेट करना है तो हमें कोई ना कोई एक लैंग्वेज चाहिए होगा। ठीक है, उसीलिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें नीड होती है। तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ गई। एक बार इसको और अच्छे से समझते हैं हम यहाँ पे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि मान लो कोई भी यहाँ पे है, कि अभी हमने देखा जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो भी हमारा कंप्यूटर होता है उसे क्या समझ में आता है, या तो 0 समझ में आता है, ये जो 1 समझ में आता है। एज अ ह्यूमन, एज अ प्रोग्रामर, वी आर वेरी डम। हम क्या है, वी आर वेरी डम। प्रोग्रामर क्या होता है, डम्ब होता है। ठीक है, इन्हें समझ में नहीं आती बाइनरी। तो हमें क्या समझ में आती है, हमें आती है नॉर्मल इंग्लिश। नॉर्मल इंग्लिश समझ में आती है हमें। और जैसे कि C हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया। ठीक है, ये सारी समझ में हमें आती है जो कि नॉर्मल इंग्लिश में है। और कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, 0 1 बाइनरी समझ में आता है। तो इस प्रॉब्लम को अब हमें अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है वो लैंग्वेज ही नहीं हमें आती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कंपाइलर, एक ट्रांसलेटर को बिठाते हैं यहाँ पे, ट्रांसलेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देना तो पहले वो किसके पास जाता है, कंपाइलर के पास जाता है, और वो कंपाइलर क्या करता है, हमें उसे कन्वर्ट करके 0 और 1 में कंप्यूटर को दे देता है, कंप्यूटर हमारा काम कर देता है। सो ये जो लैंग्वेजेस होती है ना, जिसको हम लिखते हैं, जो हम समझ पाते हैं, जैसे कि C हम समझते हैं, C++ हम समझते हैं, पाइथन समझते हैं, जावा समझते हैं, ये सारी लैंग्वेज हम समझते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसको हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, और जो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, बाइनरी वाली लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, जो हम नहीं समझते, उसको हम क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो 2 चीज़ें याद रखना कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है और लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर की नीड क्या, बेसिकली कंपाइलर एज अ ट्रांसलेटर हमारा काम करता है। ठीक है, आई होप ये छोटा सा एग्जांपल था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग एंड कंपाइलर्स वगैरह की क्यों जरूरत पड़ती है, तो मैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पे अब हम आते हैं थोड़ा कोडिंग वाला पार्ट देखते हैं। कोडिंग में भी हम क्या समझेंगे, ये बॉयलर प्लेट कोड समझते हैं C++ का, ये क्या होता है। तो आते हैं हम यहाँ पे, हमने VS कोड ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर रखा था, यहाँ पे आते हैं और अब हम यहाँ पे ना कोड करना स्टार्ट करते हैं। अपना पहला C++ का प्रोग्राम हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो C++ का प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है एक मेन फंक्शन। फंक्शन, भैया फंक्शन की क्यों बात करें, फंक्शन तो मुझे आता ही नहीं, मुझे पता है तुम्हें नहीं आता। अब ध्यान से देखना मैं यहाँ पे क्या कराता हूँ, मैंने लिखा इंट मेन। ठीक है, इंट मेन। अब तुम्हें जो भी प्रोग्राम लिखना है ना C++ के अंदर, जो भी प्रोग्राम लिखना है तुम्हें इसी मेन फंक्शन के अंदर लिखना होगा। भैया फंक्शन ही नहीं पता मुझे, ये इंट क्या है, मेन क्या है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मैं अभी तुम्हें समझाऊंगा। पहले एक बात समझो कि अगर तुम्हें C++ के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, इंट मेन से स्टार्ट कर। यही क्या होता है, C++ प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा सी आउट अल्फा इंटर, ठीक है, और सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है। सेमीकोलन एज अ टर्मिनेटर काम करता है कि ये बताता है कि ये प्रोग्राम, ये लाइन यहाँ पे खत्म हो रहा है।
ठीक है, ये मैंने लिख दिया सी आउट अल्फा इंटन। भैया आपने लिख तो दिया बट यहाँ पे तो एरर दे रहा है। हाँ मुझे पता है एरर दे रहा है, अब मैं रन करूंगा, देखना यहाँ पे एरर देगा, सी व्हाट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। ठीक है, कुछ कुछ आ रहा है और प्रिंटिंग फंक्शन इंट मेन कुछ कुछ यहाँ पे एरर यहाँ पे दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आता है कि ये यहाँ पे एरर हमें दे रहा है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब देखते हैं ये एरर क्या है और हमें कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तुम जो इंक्लूड आया स्ट्रीम वो सारी सोच रहे हो, वो अभी आएगा, अभी रुक जाओ। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं, 1 मिनट के लिए यहाँ पे आते हैं, हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा, अभी मैंने लिखा इंट, यहाँ पे मैंने लिखा था इंट मेन। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये C++ प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, एंट्री पॉइंट होता है, प्रोग्राम इसी के अंदर तुम लिखोगे। ठीक है, ये क्या हमारा, ये हमारा क्या है, ये इंट मेन जो पूरा है, कोई तुमसे पूछे कि इंट मेन क्या है तो इसको तुम क्या बोलोगे, इट्स अ मेन फंक्शन, इट्स अ मेन फंक्शन। और ये हमारा क्या है, एंट्री पॉइंट है C++ प्रोग्राम का, एंट्री पॉइंट है C++ प्रोग्राम का। ठीक है भैया, चलो अब ये बताओ कि इंट क्या है, मेन क्या है। जो मेरा इंट है, इंट को क्या बोलते हैं हम, रिटर्न टाइप, कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है कि ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो इंट मेन पूरा फंक्शन है, ये फंक्शन मुझे रिटर्न क्या करेगा। अभी तुम्हें उतना रिटर्न टाइप समझ में नहीं आ रहा, बस याद कर लो ये क्या रिटर्न टाइप है। फंक्शन का एक अलग से इंडिविजुअल लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंट क्या हमारा, ये क्या हमारा, ये रिटर्न टाइप है। ठीक है, मेन क्या है हमारा, मेन है यहाँ पे फंक्शन का नाम। मेन क्या है हमारा यहाँ पे, ये हमारा फंक्शन का नाम। ठीक है, समझ में आया कि इंट क्या हमारा, रिटर्न टाइप है कि ये पूरा फंक्शन मुझे रिटर्न करके क्या देगा। मेन क्या हमारा, मेन इस फंक्शन का नाम है। और ये क्या है, ये स्कोप है, ये जो हमारे ब्रैकेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं ये क्या हमारा स्कोप है, स्कोप ऑफ फंक्शन, स्कोप ऑफ फंक्शन, कि तुम्हें जो भी लिखना है इस फंक्शन के अंदर, जो भी लिखना है तुम यहीं पे लिखोगे, इस ब्रैकेट के बाहर आके लिखोगे तो यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तुम्हें जो भी लिखना है इस दोनों ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ फंक्शन बोलते हैं। आई होप तुम्हें इंट मेन क्या है समझ में आ गया, रिटर्न टाइप इंट क्या है समझ में आ गया, मेन क्या, स्कोप क्या, ये तुम्हें समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं ये वाली चीज़। ठीक है, कि भैया ये जो हो रहा है, तो आपने सी आउट तो लिख दिया। सी आउट का मतलब क्या था, देखो सी आउट के अंदर जो भी तुम लिखोगे वो तुम्हारा प्रिंट होके आएगा। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है। अब ये एरर क्यों दे रहा है हम उसे समझते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या लिखा था, अब देखना यहाँ पे ध्यान से, अभी मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे सी आउट लिखा था, ये मेन फंक्शन था हमारा, एंड इस मेन फंक्शन के अंदर हमने लिखा सी आउट अल्फा इंटर्न, अल्फा इंटर्न। अब ये क्या है, ये यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा समझते, सी आउट हमारा क्या करता है, सी आउट हमारा प्रिंटिंग के काम आता है। अगर तुम्हें कुछ भी प्रिंट करना है तो तुम्हें किसको यूज करना पड़ेगा, सी आउट को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और ये अल्फा इंटर्न क्या है, ये क्या हमारा एक स्ट्रिंग है जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, और ये क्या है, ये सेमीकोलन है जो कि टर्मिनेटर काम करता है कि ये लाइन हमारा अभी के लिए खत्म हो चुका है। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे कौन क्या काम कर रहा है। अभी हमें यहाँ पे एक एरर मिल रहा है। अब ये एरर इसलिए मिल रहा है कि जैसे हमने C++ प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पे C++ प्रोग्राम के अंदर हमने क्या लिखा, सी आउट अल्फा इंटर्न। अभी कंपाइलर को पता ही नहीं चल रहा, कंपाइलर को समझ नहीं आ रहा कि भाई तुमने ये जो सी आउट लिखा है ये करता है क्या, इसका मतलब क्या, मुझे नहीं पता, कंपाइलर को समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये सी आउट हमारा है क्या। और इस सी आउट की डेफिनेशन कहां पर है, तुम्हारी आईओस्ट्रीम नाम की एक हेडर फाइल है, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन पड़ी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये आईओस्ट्रीम नाम की जो हेडर फाइल है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके होगा। प्रॉब्लम समझ में आई, मैंने क्या बोला कि तुमने सी आउट तो लिख दिया यहाँ पे कि सी आउट अल्फा इंटर्न, बट एज अ कंपाइलर को कुछ नहीं पता है कि ये सी आउट हमारा होता क्या है, सी आउट के बारे में उसे पता ही नहीं है कि क्या है। तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि सी आउट क्या है। कैसे बताएंगे भैया, मुझे ये बताओ। उसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हेडर फाइल होता है C++ के अंदर जिसका नाम है आईओस्ट्रीम, आईओस्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इस फाइल के अंदर सी आउट की क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तीसरी बात, चलो आओ इंक्लूड करते हैं, चलो भैया इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे तो मैं आया, यहाँ पे इंट मेन, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कर दिया। ठीक है, बट अगर मैं अब इसे रन करता हूँ, देखना स्ट्रीम नहीं, अभी भी क्या बोल रहा है ये, अभी भी सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर, डिड यू मीन std सी आउट। ठीक है, अभी भी क्या हो रहा है, हमें एरर मिल रहा है, अभी भी ये हमारा ठीक नहीं हुआ है। अब देखते हैं इस एरर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं।
और एक चीज़ और कि तुम बोलोगे भैया यहाँ पे तो इंक्लूड आपने बोला बट यहाँ पे हैश भी लगा दिया, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट भी लगा दिया, ये क्यों लगा दिया? देखो ये ना हमारा सिंटेक्स का पार्ट है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, इनका रूल्स है, इन्होंने सिंटेक्स बनाया। अगर C++ के अंदर प्रोग्राम लिखना है तो भाई तुम्हें यही चीज फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें लगाना पड़ेगा, दिस इज द पार्ट ऑफ द सिंटेक्स। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अभी हमें एक और एरर मिल रहा है, अब इस एरर को हम समझते हैं कि ये हमें एरर क्यों मिल रहा है। मैं इसे अभी कॉपी करूंगा, ऐड पेपर एंड हियर वी गो। ठीक है, देखो अभी इसको एक एग्जांपल से समझना। अगर मान लो ये तुम्हारा क्लास है, ये तुम्हारा क्लास है, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसको मैं हटाता हूँ यार, बहुत गंदा ड्राइंग बन रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा क्लास है और इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे आया, तुम्हारे क्लास के अंदर आया, मैंने बोला गौरव खड़े हो जाओ, मैंने बोला गौरव खड़े हो जाओ। अब यहाँ पे दो गौरव है, एक ये भी गौरव है, एक ये भी गौरव है। ठीक है, इसका रोल नंबर मान लो 7 है, इसका रोल नंबर 9 है। मैंने बोला गौरव खड़े हो जाओ, तो अब कौन सा गौरव खड़ा होगा? ये वाला गौरव खड़ा होगा कि ये वाला गौरव खड़ा होगा? अब दोनों में क्या होगी? कंफ्यूजन होगी कि भाई तुम तो बोल रहे हो गौरव खड़े हो जाओ, बट यहाँ पे दो गौरव है, कौन सा गौरव खड़ा हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब मुझे इस कंफ्यूजन को खत्म करना है। अब मैंने क्या बोला, भाई गौरव खड़े हो जाओ जिस गौरव का रोल नंबर 7 है। अब मैंने क्या किया, उस कंफ्यूजन को खत्म किया। कैसे खत्म किया भैया? तो मैंने क्या करी, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन नाम के साथ अटैच कर दी कि वो गौरव खड़ा होगा जिसका रोल नंबर 7 होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो गौरव का रोल नंबर 7 होगा वही क्या होगा, यहाँ पे खड़ा हुआ। तो जैसे ही मैंने इंफॉर्मेशन दी उससे क्या हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, कोलिजन हुआ यहाँ पे। तो उसको मैंने दूर कैसे करा, यूजिंग सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। मैंने उसके अंदर क्या करा, एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन करा, उसमें मैंने रोल नंबर की एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन करी, फिर जाके हमारा इंफॉर्मेशन क्लियर हुआ। उसी तरह से अभी जो हमें एरर मिल रहा है ना, यहाँ पे देखो हमने IOStream फाइल तो यहाँ पे ऐड ऑन कर दी, फिर भी हमें एरर मिल रहा है। क्या एरर मिल रहा है यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक चीज लिखी होगी कि डिड यू मीन std cout, क्या तुम्हारा मतलब है std cout को तुम यूज करना चाहते हो? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कंपाइलर बोल रहा है कि भाई तुमने तो बोला कि मुझे cout को यूज करना है, बट मेरे पास बहुत सारे cout पड़े हुए, cout की बहुत ज्यादा डेफिनेशन पड़ी है, x डेफिनेशन पड़ी है, y डेफिनेशन, z डेफिनेशन, a डेफिनेशन, cout की बहुत सारी डेफिनेशन पड़ी हुई है। तो तुम्हें कौन सा यूज करना है वो भी मुझे बताओ यहाँ पे। ठीक है, यही कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कंपाइलर को, भाई तुम्हें cout तो यूज करनी है, बट कौन सी cout की डेफिनेशन यूज करनी है वो बताओ। मेरे पास x डेफिनेशन भी है, y डेफिनेशन भी है, z डेफिनेशन भी है, a डेफिनेशन भी है, तुम्हें कौन सा यूज करना मुझे वो बता दो। तो अब यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है। अब जब कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो मैं उसे कैसे दूर करूंगा, बाय गिविंग सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब हमें यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं बोलूंगा कि तुम क्या करो, यूजिंग नेम स्पेस std, तुम क्या करो, जो स्टैंडर्ड नेम स्पेस है उसको यूज करो। यहाँ पे उसके अंदर जो cout की डेफिनेशन लिखी गई है ना, उसको तुम यूज करो। तो अब यहाँ पे अगर मैं रन करूंगा तो देखना, अब मेरा आउटपुट आ रहा है अल्फा इंटर्न। तो तुम्हें यहाँ पे यही क्या होता है कि जो भी तुम C++ प्रोग्राम लिखोगे ना, उसके अंदर तुम्हें इंट मेन तो एक लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके ऊपर इंक्लूड IOStream और यूजिंग नेम स्पेस std, ये 3 चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेगी। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हम एक बार देखना, तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। जो भी हम C++ का प्रोग्राम हम लिखेंगे उसके अंदर सबसे पहले क्या लिखना होगा, इंक्लूड IOStream, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std एंड इंट मेन। ठीक है, ये 3 चीजें हमें लिखनी पड़ेगी। और मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया कि इन तीनों लाइंस का मतलब क्या है। यहाँ पे एक एक चीज मैंने ब्रेक करके समझा दिया। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझ ली हमने। अब प्रिंटिंग एंड एस्केप सीक्वेंस, अभी हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे VS कोड पे। तो अगर ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, अगर C++ के अंदर मुझे कुछ भी प्रिंट करवाना है तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, cout का यूज करना पड़ेगा। और ऐसे 2 एंगुलर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। वाई भैया ये एंगुलर ब्रैकेट क्यों लगाना है, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ सिंटेक्स, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही सिंटेक्स लेगा तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से आता हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे कर दिया cout, यहाँ पे कर दिया हाई। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, हाई। अगर अब मैं इसे रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब देखो,
अल्फा इंटर्न भी यहीं पे प्रिंट हो रहा है और हाई भी यहीं पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि ये सी आउट अल्फा इंटर्न एक लाइन पे प्रिंट हो और नेक्स्ट लाइन पे क्या प्रिंट हो, हमारा हाई प्रिंट हो। तो इसको यूज करने के लिए, ये करने के लिए, नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं, जो कि हमारा क्या, अब तुम्हें क्या करना है, अगर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लेके आना तो तुम 2 एंगुलर ब्रैकेट का यूज करोगे एंड यहाँ पे ENDL डालोगे। क्या डालोगे यहाँ पे, ENDL यहाँ पे यूज करोगे। अगर अब मैं रन करता हूँ तो देखना अल्फा इंटर्न अलग आ रहा है, हाई एक यहाँ पे अलग आ रहा है। अब ये था। अब ये नेक्स्ट लाइन पे लाने का एक और तरीका होता है, उस तरीकों को तुम गूगल करो, तुम थोड़ा रिसर्च करो कि चलो ठीक है ENDL का यूज करके तो मैं नेक्स्ट लाइन पे ला सकता हूँ, और एक क्या तरीका होता है C++ के अंदर नेक्स्ट लाइन पे लाने का, वो तुम ढूंढ के यहाँ पे लाओगे। प्रिंटिंग समझ में आ गया कि प्रिंटिंग कैसे करते हैं, कैसे नेक्स्ट लाइन पे लाते हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई। इंट मेन क्या होता है, यूजिंग नेम स्पेस TD क्या होता है, इंक्लूड IOStream क्या होता है, ये भी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते, अब यहाँ पे बात करते हैं वेरिएबल्स एंड देयर डिक्लेरेशन और डेटा टाइप्स के बारे में। 3 चीजें, वेरिएबल्स उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और उसका डेटा टाइप मतलब डेटा टाइप्स क्या होता है, इन 3 चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। अब सबसे पहले हम वेरिएबल्स के बारे में समझते हैं कि वेरिएबल्स हमारा होता क्या। अब वेरिएबल समझाने से मतलब वेरिएबल समझाने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, रियलिटी में होता क्या। देखो, जब भी हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं ना, यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस कलर से, जब भी हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं कोई भी लैंग्वेज में, अगर C हो, C++ हो, पाइथन हो, किसी भी लैंग्वेज हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल क्या होता है, कुछ ना कुछ डेटा को सेव करना एंड फिर हमें जब भी जरूरत पड़े उसे क्या करना, रिट्रीव करना, ठीक है। हमारा बिहाइंड मतलब हमारा एंड गोल क्या होता है, किसी न किसी डेटा को सेव करना, फिर जब भी काम पड़े उस डेटा को रिट्रीव करना एंड उस पर कुछ ना कुछ काम करना। तो यहाँ पे देखो, मान लो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैंने किसी भी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाया, तो मैंने कुछ डेटा को सेव करा। अब डेटा सेव कहाँ पे होगा, जो भी डेटा हम सेव करना चाह रहे हैं, वो डेटा सेव कहाँ पे होगा, मेमोरी में होगा, ठीक है। मेमोरी में होगा, कहाँ, किसकी मेमोरी में होगा, कंप्यूटर की मेमोरी में होगा, ठीक है भैया। समझ में आ गया कि कोई भी डेटा हम सेव करना चाहते हो, डेटा कहाँ सेव होगा, मेमोरी के अंदर सेव होगा। मेमोरी कहाँ होगा, कंप्यूटर के अंदर होगा। चलो भैया, इतनी बात समझ मुझे आ गई। अब नेक्स्ट चीज देखो, यहाँ पे डेटा हमने सेव कर दिया। अब हमें जब भी जरूरत पड़ेगी, मान लो भाई डेटा सेव कर दिया, तो अब डेटा थोड़ी वहीं पे रहेगा, मुझे तो कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। अब मुझे जब भी नीड पड़ेगी तो मैं उस डेटा को रिट्रीव भी करूंगा, डेटा को रिट्रीव भी करूंगा, डेटा को निकालूंगा भी। अब मैंने तुम्हें पहले क्या बोला कि डेटा कहाँ जाएगा, हमारा डेटा सेव कहाँ पे होगा, मेमोरी के अंदर होगा, और उसको हम कंप्यूटर के अंदर होगा। अब ये मेमोरी के अंदर जो स्टोर हो रहा है, अब देखो एक चीज और यहाँ पे भी समझो कि अगर मेरा डेटा, मान लो ये मेमोरी है, ये बहुत अजीब सी मेमोरी होती है, मान लेते एज्यूम कर लेते ये हमारी मेमोरी है। अब मैंने जैसे ही डेटा सेव किया, अब डेटा मान लो कहीं यहाँ पे आके मेमोरी के अंदर सेव हो गया, तो कंप्यूटर क्या करता है, इस मेमोरी को मतलब इस जहाँ पे मेमोरी में जहाँ भी डेटा सेव हुआ है उसका कुछ ना कुछ कंप्यूटर क्या कर देता है, एड्रेस दे देता है, फॉर दैट वो उसे मतलब कि यूनिकली फिर क्या कर सकते, उसे आइडेंटिफाई कर सकते, उसको रिट्रीव करवा सके। उसके लिए कंप्यूटर क्या करता है, उसको कुछ ना कुछ एड्रेस दे देता है। अब कंप्यूटर जो एड्रेस देता है ना, बहुत अजीब सा एड्रेस देता है, मतलब कुछ ऐसा हेक्साडेसिमल में कुछ अजीब सा एड्रेस, बहुत लंबा सा कुछ अजीब सा एड्रेस वहाँ पे वो दे देता है। अब मैंने एज अ प्रोग्रामर मैंने क्या किया, प्रोग्राम लिखा, डेटा को सेव किया। अब कंप्यूटर ने डेटा को सेव कर लिया, उसको कुछ ना कुछ एड्रेस दे दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैं चाहता हूं कि कल को ये जो डेटा मैंने सेव करा है, ये जो डेटा मैंने सेव करा, मुझे इसे रिट्रीव करना, मुझे इसे निकालना है, तो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं जहां पे जो एड्रेस जहां पे भी सेव है वहां से मुझे निकालना पड़ेगा। अब एज अ प्रोग्रामर मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है, जो कंप्यूटर ने इसको सेव किया और जो एड्रेस दिया, इसने बहुत अजीबोगरीब एड्रेस दे दिया। अब मुझे एज अ प्रोग्रामर मुझे उस एड्रेस को याद रखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है। चलो कंप्यूटर ने सेव कर लिया, उसको कुछ ना कुछ एड्रेस भी दे दिया, बट मुझे एज अ प्रोग्रामर उसको याद रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये प्रॉब्लम कंप्यूटर को मैंने बताई। अब कंप्यूटर ने बोला हाँ भैया ये तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा आप सही बोल रहे हो, ये तो प्रॉब्लम सीरियस प्रॉब्लम। तो उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्या करा, उसने क्या बोला, भाई देख ये जो मैं मेमोरी के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ और जो मैं ये एड्रेस दे रहा हूँ, मैं तो इसको दूंगा ही, बिकॉज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे रिट्रीव करने का, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, उसकी स्टोरेज की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए मैं तो इस एड्रेस का यूज करूंगा। मैं एडिशनल क्या करता हूँ, मैंने तुम्हें एक राइट देता हूँ कि तुम क्या करो, इस जो तुम भी डेटा जहां भी सेव करवा रहे हो, ठीक है, उसको तुम सेव करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसका कुछ ना कुछ तुम क्या करो, जो भी नेमिंग फ्रेंडली नेम जो तुम्हें समझ में आता है, जिसका यूज करके तुम बाद में रिट्रीव कर सको, वो तुम नाम दे दो उसे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। कि हमने जहां पे भी अपने डेटा को सेव करा प्रोग्राम के अंदर, अब मेमोरी के अंदर, हमने क्या करा, उसको कुछ ना कुछ नाम दे दिया।
हमने क्या बोल दिया, जो फ्रेंडली नेम जो हमें समझ में आता है वो हमने उसे दे दिया, बाद में हम इजीली रिट्रीव कर सके। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को हम एक लाइन में बोल सकते हैं, इट्स अ नेम मेमोरी लोकेशन, इट्स अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ठीक है भैया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो वेरिएबल समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ कि वेरिएबल्स को हम बनाते कैसे हैं। अब यहाँ पे आते हैं और हम बेसिक्स ऑफ C++ के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल स्पेलिंग आई थिंक सही है मेरी या गलत है, देख लेना, variable.cpp। ठीक है, अब कोड लिखना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, include iostream using namespace std and here we go int main। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कोड लिखना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल हम बनाते कैसे। तो वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। अभी डेटा टाइप पे आएंगे, मैंने लिख दिया int। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल का नाम तो मैं int a = 5 दे दिया। तो क्या हुआ यहाँ पे, अभी हम देखते हैं। अभी चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे ये क्या हो गया, इस लाइन लिखने के बाद हमारा एक वेरिएबल बन गया। अभी तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा, प्लीज थोड़ा सा वेट करना। int a = 5 लिखने से क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर मैं अब यहाँ पे करता हूँ cout, अगर मैंने कर दिया cout a, तो ये करने से क्या होगा, हमारा a की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 प्रिंट होके आ रहा है। तो आते हैं एक बार ये समझते हैं। यहाँ पे आया मैं, और किधर गया मेरा वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे आ गए जाते हैं हम। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि वेरिएबल हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या होता है, हमारा डेटा टाइप। पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, डेटा टाइप हमें पहले लिखना पड़ता है। ठीक है, पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप एंड उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ठीक है, जो भी नाम है तुम्हें दे सकते हो, और उसके बाद हम इक्वल टू देके इसकी वैल्यू हम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल 9 लिख दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे एक डेटा टाइप ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे एक वेरिएबल बन गया। अभी के लिए हमने क्या वेरिएबल बनाया था, हमने क्या लिखा यहाँ पे, इंट a = 5। तो इंट क्या है हमारा, इंट है हमारा यहाँ पे इसका डेटा टाइप। इंट क्या है हमारा, डेटा टाइप है। और यहाँ पे a क्या है, इस वेरिएबल का नेम है, इस वेरिएबल की नेम है, और क्या इसकी वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे ही मैंने हम ये लाइन लिखा, मेमोरी के अंदर क्या हुआ, एक डब्बा बनेगा। मेमोरी के अंदर एक डब्बा बनेगा। अब इस डब्बे का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, और इसका नाम क्या होगा, ए इसका नाम होगा। ठीक है, ए इसका नाम होगा एंड इसका डेटा टाइप क्या होगा, इस डब्बे के अंदर कौन से टाइप का डेटा जा सकता है, इन टाइप का यहाँ पे डेटा जा सकता है। तो इसका टाइप क्या होगा, इंट होगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो जैसे ही हमने लिखा यहाँ पे int a = 5, मेमोरी के अंदर ऐसा कुछ होता है, मतलब कुछ ना कुछ एड्रेस हो जाएगा, इसका एड्रेस हो जाएगा। उस एड्रेस पे जो डब्बा बनेगा उसका नाम a होगा, और उसका टाइप क्या होगा, int हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये पूरा वेरिएबल हमारा क्रिएट हो गया। अगर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसका टाइप डिफाइन कर रखा है ना, कि int लिखने का मतलब क्या है, कि ये जो हमने डब्बा बनाया इसके अंदर हम किस टाइप की वैल्यू हम दे सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे int लिखा तो इसके अंदर हमें int टाइप की वैल्यू ही देनी पड़ेगी, और कोई वैल्यू हम यहाँ पे दे नहीं सकते हैं। समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है, उसी तरह अगर मैंने यहाँ पे लिखा float b = 6.2, float b = 6.2। अब float क्या है भैया, float भी क्या है, एक जैसे int क्या है हमारा एक डेटा टाइप है, float भी क्या है हमारा एक डेटा टाइप है। float भी क्या है हमारा एक डेटा टाइप है, और b क्या है उसकी, इस वाले वेरिएबल की क्या है यहाँ पे नेम है, और 6.2 क्या है हमारा इसका नाम है। ठीक है, एक बार आते हैं कोड पे और समझ के देखते हैं। ठीक है, अभी हमने लिखा int a = 5 और cout a, तो क्या हो गया, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने int a = 5 लिख दिया है, तो यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो। अगर मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 5.1, अगर मैंने इसको क्या कर दिया 5.1 कर दिया, अगर अब मैं इसे यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, सेकेंड फिर से रन करते हैं हम इसको, देखो अभी भी यहाँ पे क्या 5 ही प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही हमने जैसे यहाँ पे इंट बनाया, वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक फ्लोट भी बना सकते हैं। फ्लोट क्या होता है, ये भी एक डेटा टाइप है जिसके अंदर हम डेसिमल वैल्यू यहाँ पे हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इंट के अंदर क्या डाल रहे हैं, एक इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं, लेकिन फ्लोट के अंदर हम डेसिमल वैल्यू भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं, मतलब इंटीजर के साथ डेसिमल वैल्यू। जैसे मैंने लिखा फ्लोट लिखा मैंने यहाँ पे फ्लोट b = 8.33। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी एक डेसिमल वैल्यूज होगी। और यहाँ पे अगर मैंने लिखा cout b, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, b यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। अभी के लिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। अगर अब मैं इसे रन करता हूँ तो b की वैल्यू जो भी होगी यहाँ पे देखना, अभी मैं रन करूँगा इसे, b की वैल्यू जो भी होगी यहाँ पे ये प्रिंट होके आ रहा है।
तो फ्लोट भी क्या है, एक डेटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद हमारा और भी डेटा टाइप होता है, कैर भी एक डेटा टाइप होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैर CHA, ठीक है, इज इक्वल टू, अब कैर क्या, कैर एक कैरेक्टर डेटा टाइप है। कैरेक्टर क्या हो सकता है हमारा, कुछ भी, जैसे कि हैश हो गया, स्टार हो गया, कोई भी अल्फ़ाबेट हो गया, ये सारे हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसके अंदर हम कैरेक्टर्स को स्टोर करवा सकते हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ कैर C या कैर V इज इक्वल टू, इसको हम ना सिंगल कोट के अंदर लिखना होता है। कैरेक्टर डेटा टाइप को हमेशा हम सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया S, ठीक है, S लिख दिया और यहाँ पे हम इसे रन करते हैं तो हमारा, और इसको मैं सी आउट करा देता हूँ, सी आउट हमारा ये क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। और इसको अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो कैर वी क्या है, हमारा एक डेटा टाइप है। सी आउट S नहीं, सी आउट V करना है हमें। और अब मैं इसे अगर रन करता हूँ तो हमारा क्या होगा, S प्रिंट होके हमारा आ जाएगा। तो कैर भी हमारा क्या है, एक डेटा टाइप है। बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स है, आई थिंक तुम्हें आता होगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टर भी एक डेटा टाइप है, फ्लोट भी क्या है, हमारा एक डेटा टाइप है। अब यहाँ पे आते हैं, अब हम क्या देखते हैं कि चलो भैया हमने वेरिएबल देख लिया, वेरिएबल्स बनते कैसे वो भी समझ में आ गया थोड़ा सा, और मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, देखो, कैर CH इज इक्वल टू A, ठीक है, मैंने लिखा फ्लोट V इज इक्वल टू P, फ्लोट V इज इक्वल टू 82.5 एंड मैंने लिखा यहाँ पे इंट C इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो ये लिखते ही मेमोरी के अंदर क्या हो गया, ये लिखते ही मेमोरी के अंदर क्या हो गया, हमारा एक डब्बा बना। अब कि कोई भी मेमोरी एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे हम जाएंगे, एक डब्बा बनेगा। इस डब्बे का नाम क्या होगा हमारा, CH, इसका टाइप क्या होगा, कैरेक्टर। मतलब इस डब्बे के अंदर किस टाइप की वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह हमने लिखा फ्लोट V इज इक्वल टू 8.5, तो हमारा क्या होगा, एक डब्बा बनेगा और इस डब्बे का नाम क्या होगा, V होगा, इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा और इसका टाइप क्या होगा, हमारा फ्लोट होगा और इसके अंदर क्या वैल्यू होगी, 82.5 होगी। उसी तरह हमने यहाँ पे जैसे ही लिखा इंट C इज इक्वल टू 2, एक डब्बा बनेगा, इस डब्बे का नाम क्या होगा, C होगा, इसका टाइप क्या होगा, इंट होगा और इसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। अब बहुत बेसिक चीज़ है, आई होप तुम्हें समझ में आ रही होगी। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ठीक है। वेरिएबल्स एंड देयर डिक्लेरेशन समझ लिया हमने, ठीक है, डेटा टाइप भी हमने समझ लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कि एक चीज़ और यहाँ पे हम नोटिस करते हैं, अपडेशन ऑफ वेरिएबल, की वेरिएबल्स को हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एंड अपने VS कोड पे आते हैं हम और यहाँ पे चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को हटाता हूँ। मैंने लिखा इंट A इज इक्वल टू 5 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट A। तो जैसे ही मैंने सी आउट A करा और मैं इसे रन कर रहा हूँ तो क्या होगा, A की वैल्यू हमें यहाँ पे इजीली प्रिंट होके मिल जाएगी। अगर मैंने अब ये करा, अगर मैंने A इज इक्वल टू A प्लस A इज इक्वल टू A प्लस A इज इक्वल टू A प्लस 6 कर दिया, A इज इक्वल टू A प्लस 6 कर दिया, उसके बाद मैं सी आउट A करता हूँ, तो आई होप तुम गेस कर पा रहे हो इसकी आउटपुट क्या आएगी। A की वैल्यू इनिशियली कितनी है, 5 है, A इज इक्वल टू A प्लस 6 मैंने लिखा, तो 6 प्लस 5 कितनी, 11 हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं इसे रन करूँगा, यार हट जा, अगर मैं इसे रन करूँगा तो क्या होगा, हमारा 11 यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। अब इसके अंदर आते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे ही मैंने, देखो मैंने क्या लिखा, अब दो चीज़ें, प्रोग्रामिंग और मैथ दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं तुम्हें यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना एक बारी। मैंने प्रोग्रामिंग के अंदर अगर मैं लिखता हूँ, प्रोग्रामिंग के अंदर अगर मैं लिखता हूँ ऐसा कुछ, और मैथ्स के अंदर जो हम मैथ्स पढ़ते थे, मतलब 2, 5, 6 क्लास में जो मैथ पढ़ते थे, तो यहाँ पे देखना, तो दोनों चीज़ ना अलग है, बहुत अलग। मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू x प्लस 2। अगर मैं मैथ के अंदर ये वाली इक्वेशन लिखता हूँ तो सब बोलेंगे भाई तू पागल है क्या, कुछ भी लिख रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ये गलत है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब मैथ के अंदर मैं बता रहा हूँ, मैथ के अंदर इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्यों भैया, क्यों मतलब नहीं बनता इसका, ये बताओ। अगर मैंने यहाँ पे, अगर तुम मान लो इसको तुम सॉल्व करोगे, मान लो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ गया, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये तो कट के 0 हो जाएगा, क्या 0 इक्वल टू 2 ये कभी हो सकता है, नहीं। तो ये मैथ के अंदर क्या है, पागलपंती है, ये गलत है भाई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, बकचोदी बंद करो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं प्रोग्रामिंग के अंदर का आता हूं, प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने लिखा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट x इज इक्वल टू 6। अगर मैंने लिखा इंट x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, तो ये बिल्कुल वैलिड है इन प्रोग्रामिंग। क्यों वैलिड है, अब तो मैं ये बताता हूँ। मैंने क्या बोला था, वेरिएबल एज अ कंटेनर हम यूज करते हैं। जैसे ही मैंने ये लाइन लिखा इंट x इज इक्वल टू 6, इससे मेमोरी में क्या हुआ, एक डब्बा बनेगा जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा, जिसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, और इस डब्बे का नाम क्या होगा, x इस डब्बे का नाम होगा, इस डब्बे का नाम क्या होगा, x इस डब्बे का नाम होगा, इसका टाइप क्या होगा, इंट होगा, और इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी,
6 इसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। अब मैंने लिखा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो x का डब्बा है उस डब्बे के अंदर जाओ एंड वहां पे जो वैल्यू ऑलरेडी स्टोर है उसके अंदर तू क्या करो, 2 को और ऐड ऑन कर दे। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का मतलब क्या है कि x वाले डब्बे के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है उस वैल्यू पे जाओ और x की एग्जिस्टिंग वैल्यू में 2 और क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा और फाइनल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। फाइनल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये मतलब होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये जो हम कर रहे हैं a इज इक्वल टू ए प्लस 6, इसको करने का एक और तरीका होता है। सेम वे में अगर तुम यहाँ पे ये भी लिख दो a इज इक्वल टू ए माइनस 6, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वैल्यू अपडेट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, -1 आ रहा है। इसी तरह तुम क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसी को क्या कर सकते हो तुम, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो भी हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 30 यहाँ पे आ रही है। तो ऐसे कर सकते हैं। अब इसी को करने का एक और तरीका होता है, इसी को, इस लाइन को लिखने का एक और तरीका होता है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने इसके जगह मैंने लिखा a प्लस इक्वल टू 6, इसका मतलब भी सेम ही होगा, इसका मतलब भी सेम। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू ए प्लस 6, ठीक है, ये मैंने लिखा था। तो ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन दोनों क्या है, सेम टू सेम है, ठीक है। अगर अब मैं इसे रन करता हूँ, अगर अब मैं इसे रन देखना, अभी भी मुझे क्या हो गई, सेम ही वैल्यू यहाँ पे मिलके आ रही होगी। उसी तरह से तुम ऐसे भी लिख सकते हो, a को प्लस इक्वल टू 6 कर, a माइनस इक्वल टू 6 कर दिया, तो इसे भी रन करूंगा तो हमारा काम हो जाएगा। इसी तरह हम मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 30 होके आ जाएगा। तो इसी तरह हम सारे यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बात याद रखना, इसको लिखने का ये भी सिंटेक्स हमारा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपडेशन ऑफ वेरिएबल्स बोलते हैं। अब आते हैं हम आगे और इसको समझते हैं। यहाँ पे इसका हमें क्या करना है, बेसिकली इसका हमें आउटपुट बताना है, आउटपुट क्या होगा। चलो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले देखो, पहले क्या लिखा हो, इंट x इज इक्वल टू 5। इस लाइन का मतलब मैंने क्या बताया था, जैसे ही हमने लिखा इंट x इज इक्वल टू 5, क्या होगा, एक डब्बा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक डब्बा बना देते हैं, ठीक है। इस डब्बा का नाम क्या होगा, x, इसके अंदर क्या वैल्यू जाएगी, 5। उसके बाद मैंने सेकेंड लाइन क्या लिखा, सी आउट x। मान लो ये क्या है हमारा, ये मेरा है आउटपुट स्क्रीन, ये क्या है हमारा आउटपुट स्क्रीन। मैंने लिखा सी आउट x, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, x की वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी, जो कितनी है यहाँ पे 5 है, जो कितनी है यहाँ पे 5 है। अब मैंने इस वाले लाइन पे, एक सेकेंड, इस वाले लाइन पे आया, इस वाले लाइन पे आया और मैंने लिखा x इज इक्वल टू 7। मतलब क्या हुआ कि x के ऊपर जाओ और x के डब्बे के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको काट के अब क्या कर दो, 7 कर दो। तो यहाँ से 5 हट के क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। और फिर सी आउट x कर दो, ठीक है। तो यहीं पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा हमारा, 7 प्रिंट होके आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। अब x के ऊपर जाओ और उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग वैल्यू उसके अंदर क्या करो, 6 को और ऐड ऑन कर दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब कट के 7 प्लस 6 हो जाएगा। और सी आउट x कर दो, 7 प्लस 6 कितना होता है, 13 होता है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, 13 प्रिंट होके आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन क्या है हमारा, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 20। तो अब जो एग्जिस्टिंग वैल्यू x की उसमें से क्या करो, 20 को माइनस कर दो। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या माइनस हो जाएगा, 20 माइनस हो जाएगा। अब जो भी तुम माइनस करके जो वैल्यू आता है तुम इजीली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। आई होप तुम्हें समझ में आ गया, इसे एक बार खुद से भी करके देख लेना, ठीक है। तो ये था कि हम कैसे वेरिएबल्स को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब डेटा टाइप्स मैंने तुम्हें बता दिया कि जैसे ही तुम यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 2 लिखते हो तो ये क्या हमारा वेरिएबल का, ये क्या है हमारा वेरिएबल नेम है, ये क्या है, इस वेरिएबल का डेटा टाइप है। इस वेरिएबल का क्या है हमारा डेटा टाइप है। मतलब इस डब्बे के अंदर किस टाइप का डेटा तुम स्टोर करवा सकते हो। डेटा टाइप्स कितने होते हैं, जैसे कि मैंने बोला इंट एक डेटा टाइप है, ठीक है। फ्लोट भी एक क्या है, डेटा टाइप है। कैर भी एक क्या डेटा टाइप है। उसकी तरह हम यहाँ पे बुलियन भी एक डेटा टाइप है, ठीक है। तो ये सारे अभी के लिए डेटा टाइप से नॉर्मली हम यही पढ़ते हैं, आगे हम और डिस्कवर कर सकते हैं, आगे हम और देखेंगे, ठीक है। अब बात आती है ऑपरेटर्स की। भैया ऑपरेटर्स के बारे में बताओ कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब इसको हम एक बार अच्छे से समझेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट कोडिंग एग्जांपल्स देखें। बहुत बेसिक्स है, आई होप तुम्हें पहले से आता होगा, नहीं बात तो ध्यान से देखो, आता भी हो फिर भी ध्यान से देखो, ठीक है। तो सबसे पहला हम ऑपरेटर देखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर अभी तुम पढ़ के आए हो, अभी तुमने जो पीछे पढ़ा वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स ही था। कैसे भैया, क्या असाइनमेंट ऑपरेटर था, यहाँ पे आओ, अभी हमने कोड करा था, ठीक है। यहाँ पे तुम जो यहाँ पे लिख रहे हो ना, इंट a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, a को वैल्यू असाइन कर रहे हो कितनी, 5। a को कितनी वैल्यू असाइन कर रहे हो, 5। तो ये इक्वल टू जो है हमारा, ये क्या है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। मतलब इस ऑपरेटर का यूज करके तुम किसी भी वेरिएबल को क्या कर सकते हो, एक वैल्यू असाइन कर सकते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो अगर मैं बोले असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, तो मैंने बोला कि जो हमारा इक्वल टू होता है इसी को हम क्या बोलते हैं,
असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और उसके बाद हमने क्या देखा था यहाँ पे, इसको अभी के लिए अवॉइड करना, प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू असाइन करने का एक तरीका ये भी देखा था, अभी देखा था हमने, यहाँ पे देखो ये भी देखा था ना हमने, कि हमने अगर कर दिया ए, यहाँ पे कर दिया हमने ए प्लस इक्वल टू 6, तो ये भी क्या है, असाइनमेंट है। तो ऐसे भी हम असाइनमेंट कर सकते हो। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर एक चीज देखते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे क्या होता है, उसको हम देखते हैं। तो आते हैं हम यहाँ पे एंड कोड पे, एंड एक और न्यू फाइल बनाते हैं यहाँ पे, और इसका नाम रखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट डॉट cpp, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एंड इसका नाम देते हैं हम इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std एंड int main, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बनाया int x इज इक्वल टू 5, तो मैंने एक x नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर क्या वैल्यू असाइन कर दी मैंने 5 यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब देखना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट प्लस प्लस एक्स, मैंने क्या लिखा, सी आउट प्लस प्लस एक्स, अगर मैंने ये लिखा तो देखना यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूंगा, देखना क्या हो गया, यहाँ पे 6 प्रिंट होके आ रहा है, 5 यहाँ पे हुआ, ठीक है। और इसने क्या किया, पहले 5 जो x की वैल्यू थी इनिशियली 5 थी, उसको इसने पहले क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, मतलब पहले उसको क्या कर दिया इसने, इंक्रीज कर दिया, पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम समझते हैं कि मॉडुलस ऑपरेटर्स क्या होते हैं C++ के अंदर। अब हम इसे समझना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो भी मॉडुलस ऑपरेटर होता है ना, मॉडुलस ऑपरेटर हमें क्या फाइंड आउट करके देता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करके यहाँ पे देता है कि अगर इसको हम ऐसे परसेंटेज साइन से लिखते हैं। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें पता होगी, नहीं पता है तो देखना यहाँ पे। तो मॉडुलस ऑपरेटर हमारा क्या करेगा, जब हम दो नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो आता है वो हमें यहाँ पे ये दे रहा होता है। तो एक बार VS कोड पे आते हैं एंड इसको करके देते हैं। एंड वन मोर थिंग, अब से ना तुम्हें मेरी वीडियो नहीं दिखेगी साइड में, ये इसलिए कि मैंने पूरा लेक्चर शूट कर दिया एंड मुझे लास्ट में जाके पता चला कैमरा की बैटरी डेड हो गई है। तो प्लीज़ इसको हमने लास्ट में मैनेज करा है, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करना, आगे से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आते हैं हम यहाँ पे एंड ये हमने फाइल क्रिएट कर लिया मॉडुलस ऑपरेटर का, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट 100 मॉडुलस 3, तो ये क्या करेगा, मुझे बेसिकली क्या फाइंड आउट करके देगा, हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करके देगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो 1 आ रहा है, सही है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25, इसको मैं चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 मॉडुलस 2, 25 मॉडुलस 2, तो अगर मैं ये करता हूँ, देखना अब हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ये क्या हमारा बेसिकली जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा, वो हमें क्या देता है, मॉडुलस ऑपरेटर देता है। तो यहाँ पे आना, एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना। जो हमने अभी लिखा कि a मॉडुलस b हमने लिखा, तो इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या होता है कि रिमाइंडर व्हेन a इज डिविजिबल बाय b, कि जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो हमें क्या दे देगा, a मॉडुलस b हमें क्या देगा, व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b, तो ये हमें ये देता है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे क्या लिखा था हमने, देखो सी आउट अगर हमने लिखा 100 मॉडुलस 3 तो हमें मिल रहा था सी आउट यहाँ पे लिखा था हम 25 मॉडुलस 2, सी आउट 36 मॉडुलस 4, ऐसा ही कर रहे थे। तो हमें यहाँ पे मॉडुलस मिल रहा था, जो भी आंसर होना चाहिए वो हमें यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे हमें मिल रहा था, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमें समझ में आ गया। अब एक चीज़ देखना, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं VS कोड पे आता हूँ, यहाँ पे देखते रहना, अगर मैं VS कोड पे आता हूँ, अगर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब देखना, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी के लिए 2 मॉडुलस 25, अगर मैंने लिखा 2 मॉडुलस 25 और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखना यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। अभी नोटिस करते जाना। उसके बाद मैं यहीं पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6 मॉडुलस 25, तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे, ठीक है। फिर से रन करा मैंने, यहाँ पे आता हूँ इसको और एक बारी फिर से रन करता हूँ, तो क्या आ रहा है हमारा 6 आ रहा है। भैया ये क्या हो रहा है,
अभी तक हम अगर यहाँ पे आना एक बार इसको समझते हैं। देखो अभी हमने जो लिखा था, यहाँ पे जो हम लिख रहे थे, यहाँ पे ये वाली चीज़ देखना, यहाँ पे जो हम लिख रहे थे, तो एक चीज़ में एक तुम नोटिस करो कि जैसे हम लिख रहे थे सी आउट 100 मॉडुलस 3, हमने लिखा सी आउट 100 मॉडुलस 3, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा ए और ये क्या है हमारा बी है। तो इस केस में तुम देखोगे कि ए ग्रेटर देन बी है, और जब भी तुम ए ग्रेटर देन बी होता है और वहाँ पे अगर तुम ये लगाते हो ए मॉडुलस बी, तो तुम्हें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। एक्चुअली में क्या मिलता है तुम्हें, रिमाइंडर मिलता है। बट ये मान लेते हैं ये क्या हमारा केस 1 है। अब यहाँ पे केस 2 देखो, केस 2 के अंदर क्या हो रहा है, केस 2 के अंदर क्या हो रहा है, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, एक बार यहाँ पे आना, केस 2 के अंदर हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे देखना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं केस 2 के अंदर हमने क्या लिखा, 6 मॉडुलस 25, 6 मॉडुलस 25। तो यहाँ पे आते हैं एक बारी, हमने क्या लिखा केस 2 के अंदर 6 मॉडुलस 25, हमने लिखा 4 मॉडुलस 23, ठीक है, हमने ये लिखा। और उसके बाद हमने लिखा 7 मॉडुलस 93, ये हमने लिखा यहाँ पे। तो ये एक केस है। इस केस में क्या हो रहा है हमारा, इस बारी मैं इसको एक बारी राउंड बनाता हूँ। इस केस के अंदर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 6 मॉडुलस 25, तो इस केस में हमारा ए, ये 6 क्या हमारा ए है और ये क्या हमारा बी है। यहाँ पे 6 क्या ए और बी क्या है हमारा 25 है यहाँ पे। तो इस केस में अगर मैं ए मॉडुलस बी निकालता हूँ, अगर मैं ए मॉडुलस बी निकालता हूँ, एक चीज़ और यहाँ पे मुझे बता देना, तो हमारा क्या है, बी हमारा ग्रेटर देन यहाँ पे ए है। जब हमारा b ग्रेटर देन a होता है, तो इस केस में जो हमारी a मॉडुलस b की वैल्यू होती है वो हमारी b के ही बराबर हो जाती है, वो हमारी b के नहीं हमारी a के बराबर हो जाती है। और इस केस में जब हमारा a ग्रेटर देन b होता है, तो यहाँ पे मुझे उसका रिमाइंडर मिल जाता है, उसका हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। लेकिन जब मेरा a b ग्रेटर देन a है, यहाँ पे क्या है हमारा, ये b है और ये a है। जब मेरा b ग्रेटर देन a है, तो उस केस में अगर हम a मॉडुलस b फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे a ही मिलेगा। a क्या होगा, उसका रिमाइंडर हमें मिलेगा। तो a मॉडुलस b हमारा क्या होगा, a होगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसी वजह से, इसी रीज़न की वजह से अगर मैं यहाँ पे लिख रहा होता 6 मॉडुलस 25, हमने क्या लिखा 6 मॉडुलस 25, तो यहाँ पे क्या है, 6 क्या है हमारा, 6 क्या है, छोटा है, यहाँ पे 6 क्या है, a है, और b क्या है मेरा 25 है। तो यहाँ पे a छोटा है b से, तो इस केस में जो हमारा रिमाइंडर होगा क्या मिलेगा, मुझे 6 ही एज अ रिमाइंडर हमें मिल जाएगा। तो अगर अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखना यहाँ पे 6 आएगा। कुछ भी कर लो तुम, कुछ भी। यहाँ पे अगर मान लो मैं यहाँ पे अभी के लिए 4 दे देता हूँ, अब फिर से वही केस है कि जो मेरा a है वो छोटा है b से, ठीक है। तो फिर से अब मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखना ये हमारा 4 ही यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये दोनों केसेस, ये जो हमने केसेस लिखे हैं केस 1 और केस 2, ये कैसे काम कर रहा है। तो इसको मैं केस 2 कर देता हूँ। याद रखना ये दो चीज़ें तुम अच्छे से मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में, और सिंपली क्या, इतना दिमाग नहीं लगाना, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करके देखता है, बस यही देखना है, ठीक है। पहला क्या है, पहला क्या है हमारा ये ऑपरेटर, ठीक। अभी के लिए हम यहाँ पे इसको हम ऐसा करते हैं, अभी के लिए इसको इक्वल टू, इसके अंदर हम डाल देते हैं इज इक्वल टू x इक्वल टू y, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम सी आउट करते हैं z को हमने सी आउट कर दिया, ठीक है। अब देखना, अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। क्या आ रही है हमारी वैल्यू यहाँ पे, 0 आ रही है। तो ये क्या करेगा, ये क्या है हमारा, ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर मैंने लिखा, अगर अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इधर आओ समझते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, एक हमने देखा था असाइनमेंट, देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था, ठीक है। इसका क्या था, इक्वल टू। अगर मैं जाता हूँ और लिखता हूँ इंट x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या होता था कि x नाम का एक वेरिएबल बना, एक डब्बा बना, उसके अंदर क्या असाइन होगी, 2 एक वैल्यू असाइन होगी। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं कि x इक्वल टू y। जब भी डबल इक्वल टू होता है, ये हमेशा क्या होता है, कंपैरिजन होता है। ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा, x की वैल्यू उठाएगा और y की वैल्यू उठाएगा, दोनों को कंपेयर करेगा। अगर x की वैल्यू, यहाँ पे देखना, अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है, अगर इक्वल है तो ये हमें क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू का मतलब 1 होता है। अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो हमें क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। और फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए कि अभी हमने जो ये कोड करा ना यहाँ पे, तो x की वैल्यू यहाँ पे देखना,
x की वैल्यू कितनी है 5 है, y की वैल्यू कितनी है 6 है, तो हमने लिखा x इक्वल टू y, मतलब x और y दोनों की वैल्यू को हमने कंपेयर करी यहाँ पे, ठीक है। कंपेयर करने के बाद अगर यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम रहती तो हमें क्या ये रिटर्न करता, ट्रू रिटर्न करता, मतलब 1 रिटर्न होता। लेकिन अभी दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, अरे यहाँ पे अभी मैं इसे रन करूंगा तो ये हमें क्या रिटर्न कर दे, 0 रिटर्न करके दे रहा है, मतलब फॉल्स, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। तो याद रखना सिंगल जो होता है हमारा, सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट में काम आता है, और डबल इक्वल टू जो हम यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, दोनों को कंपेरिजन में क्या होता है हमारा काम आता है, ठीक है। वैसे ही हमारा एक और आता है, जैसे कि इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर दूंगा, और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इंट, यहाँ पे लिखता हूँ इंट जेड इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो देखा अब यहाँ पे एक और ये भी क्या है हमारा, ये भी है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। ये भी क्या बताएगा, जैसे मैंने यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे y लिखा, तो x और y के बीच में ये हमें रिलेशन बताएगा। तो फिर से अगर मैं इसे रन करता हूँ, अब देखना हमारा आउटपुट क्या था, 1। अब हमारा ट्रू आ रहा है। कैसे ट्रू आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू है। ये क्या चेक करेगा, x की वैल्यू पे गया और y की वैल्यू पे गया, ये चेक किया क्या x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर नहीं है, हाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या ट्रू है, ये क्या है मेरा ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो हमारा क्या आना चाहिए, आउटपुट भी हमारा ट्रू आना चाहिए, जो कि 1 यहाँ पे आ रहा है। तो ये था हमारा कंपैरिजन, ये है नॉट इक्वल टू, ये चेक करता है इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। इसको भी अभी के लिए मैं यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ। आई होप तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं इंट जेड इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन वाई। तो ये क्या चेक करेगा, क्या मेरी x की वैल्यू y से बड़ी है। अगर y से बड़ी है तो ट्रू करेगा, अगर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखना यहाँ पे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 का मतलब क्या, फॉल्स, हाँ ये फॉल्स है। क्या x की वैल्यू y से बड़ी है, नहीं ऐसा नहीं, x की वैल्यू 5 है। तो सेम वे में जैसे कि x ग्रेटर देन y है, उसी तरह हम यहाँ पे x लेस देन y भी यूज कर सकते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका ट्रू आउटपुट आ जाएगा, 1 आउटपुट मिलेगा हमें। देखो 1 आउटपुट मिला क्योंकि ये ट्रू है। तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए ये जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है ये क्या बताता है, किन्हीं दो वैल्यू x और y, दो वैल्यू के बीच में हमें क्या बताता है, ये कंपेयर करके हमें रिलेशन देता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दो और इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स के बारे में। यहाँ पे और यहीं पे मैं लिखता हूँ डेटा वाइल, यहीं पे मैं लिखता हूँ अभी के लिए, ठीक है। एक है हमारा लॉजिकल एंड, और एक हमारा लॉजिकल और। तो ये दोनों ऑपरेटर्स के बारे में हम बात करते हैं। इसका सिंबल होता है ये एंड, और इसका सिंबल होता है ये, ठीक है। अब ये दोनों हम समझते हैं, और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होगा ना, हम आने वाले सेशन जिसके अंदर हम कंडीशनल्स पढ़ेंगे, इफ एल्स, उसके अंदर हम इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। अभी बस हम इसको समझ लेते हैं ये हमारा काम क्या करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं, ठीक है। न्यू फाइल बना लेते हैं, इसको हम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम कुछ op.cpp, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको हटाते हैं एंड मैं दो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। एक तो मैं करता हूँ बुल ए इज इक्वल टू ट्रू, मैंने यहाँ पे लिख दिया बुल ए इज इक्वल टू ट्रू, एंड यहाँ पे लिखता हूँ बुल बी इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये मैंने दो वेरिएबल्स बनाए जिसका डेटा टाइप क्या है, बुलियन है। बुलियन का मतलब क्या, या तो ये ट्रू लेगा या तो फॉल्स लेगा, और कोई वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एंड मैं यहाँ पे एक जेड नाम का या फिर यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है, सी आउट, और मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे क्या, ए एंड बी, हमने लिखा ए एंड बी। तो अब ये क्या करेगा देखना, अब इसको मैं एक बार रन कराता हूँ, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। 0 का मतलब क्या है, ये फॉल्स, 0 का मतलब क्या है, ये फॉल्स यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये कभी भी ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर तुम देखोगे, ये ना देखो यहाँ पे आते हैं, एक बार इसको समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर यहाँ पे देख रहे हैं। ये हमें ना ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब हमारा दोनों कंडीशन क्या हो गया, हमारी ट्रू होंगी। अब ये मैंने कंडीशन लिख दिया, जो कंडीशनल की बात है, तो तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा समझना। यहाँ पे देखो कोड में जैसे हमने लिखा, यहाँ पे आना, एंड यहाँ पे अभी हमने क्या लिखा, बुल ए इज इक्वल टू फॉल्स, एंड यहाँ पे हमने लिखा बुल बी इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और उसके बाद हमने लिखा सी आउट ए एंड बी, ठीक है।
लॉजिकल जो भी था हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज किया। तो अब यहाँ पे ये क्या चेक करेगा, ए पे जाएगा, ए की वैल्यू चेक करेगा, ए की वैल्यू क्या है हमारी फॉल्स है, बी पे जाएगा, बी की वैल्यू चेक करेगा, बी की वैल्यू क्या है हमारी ट्रू है। तो ये ना कभी भी अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो गई ना तो ये हमारा क्या दे देगा, फॉल्स ही रिटर्न करके दे देगा। अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तब तो ये क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों वैल्यू फॉल्स है तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन दोनों में से अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है ना तो ये क्या करेगा, हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आना, देखो ए को मैंने ट्रू बोला है, बी को मैंने फॉल्स बोला है। तो अब देखना मैं इसे रन करता हूँ, यहाँ पे इसे रन करता हूँ तो ये हमारा क्या आ रहा है, 0, मतलब क्या दे रहा है, ये फॉल्स दे रहा है। ये क्या दे रहा है, हमारा फॉल्स दे रहा है। तो अगर ये भी ट्रू है और मैं इसे भी क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, अगर मैं इसे भी ट्रू कर देता हूँ तो ये अब हमें फाइनली क्या आउटपुट देगा, ये फाइनली अब हमें ट्रू आउटपुट देगा। देखना अब रन करता हूँ तो ये 1 मिल रहा है जो कि हमारा ट्रू होता है। तो और इसका अच्छा सा एप्लीकेशन, ये जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इसका अच्छा सा एप्लीकेशन हम कहाँ पे देखेंगे, जब हम कंडीशनल पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर इसका और अच्छा सा एप्लीकेशन अच्छे से क्वेश्चन करके हम अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। अभी के लिए बस हमें ये समझना है। उसके बाद हमारा क्या है, हमारा है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर, हमारा क्या है, लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है। तो उसको मैं लिखता हूँ। अब मैंने ये रखा तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर। ये क्या करेगा तुम्हारा, देखो अगर मैंने ट्रू ट्रू लिखा तो ये हमें क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। ये हमें क्या दे देगा, ट्रू देगा। लेकिन अगर इसमें से मैंने एक को भी फॉल्स कर दिया, एक को भी फॉल्स कर दिया तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, देखो अगर अब मैं इसे रन करता हूँ ये क्या देगा, 1 दे देगा। 1 क्या होता है हमारा, ट्रू होता है। तो अगर दोनों वैल्यू, ये बुल ए क्या हमारा ट्रू है, बुल बी क्या फॉल्स है, दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो जाएगी ना तो ये हमें क्या रिटर्न करके दे देगा, ट्रू रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। समझ में आएगा, दोनों वैल्यू में से एक भी वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो ये हमें क्या रिटर्न करके दे देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। लेकिन अभी लॉजिकल और बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है। और उसी तरह से हम लॉजिकल एंड में क्या देख रहे थे, वो देख रहा था कि दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसमें वैसा नहीं है। आई होप तुम्हें रिलेशनल ऑपरेटर एटलीस्ट समझ में आ गए। इसके एप्लीकेशन जब हम आएंगे ना, जब हम कंडीशनल पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसके अच्छे से हम इस पे क्वेश्चन करके देख रहे होंगे। आते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है कि हम देखते हैं कि C++ के अंदर हम यूजर से कैसे इनपुट ले सकते हैं। अब यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं C++ के अंदर, उसे हम देखेंगे। बहुत ईजी है, बस हमें ये समझना। आ जाओ, आते हैं डायरेक्ट कोड करके इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आया मैं VS कोड पे एंड यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ टेकिंग इनपुट डॉट cpp, ठीक है, टेकिंग इनपुट डॉट cpp, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं अब कि हमें क्या करना है, इनपुट कैसे हमें यहाँ पे यूजर से लेना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ int a एंड इसकी वैल्यू अभी के लिए मैं कुछ नहीं देता, मैंने एक वेरिएबल बनाया a नाम का। उसके बाद मैं लिखता हूँ cout एंटर द नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा इंटर द नंबर एंड यहाँ पे जो भी नंबर आया सीन ए कर देता हूँ। देखो अब मैं इसे अगर C++ के अंदर तुम्हें इनपुट लेना है तो सी इन का यूज़ करना पड़ेगा और ये उल्टा एंगुलर ब्रैकेट तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा। तो अब क्यों भैया उल्टा एंगुलर ब्रैकेट क्यों यूज़ करना, तो ये सिंटैक्स है, हमें यही सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा। C++ का यही सिंटैक्स है, ठीक है। तो अगर मैं अब इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा इंटर द नंबर और अगर मैं यहाँ पे 6 डाला तो यहाँ पे 6 यहाँ पे इनपुट हो गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और सी आउट करता हूँ यहाँ पे ए को, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, सी आउट करता हूँ तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। तो इंटर द नंबर, तो मैंने करा यहाँ पे 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 प्रिंट होके आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखना इंटर द नंबर, तो यहाँ पे आ गया 5, तो यहाँ पे 5 प्रिंट होके आ गया। तो ये था कि कैसे हम C++ के अंदर यूजर से कैसे इनपुट ले सकते हैं। ऐसे ही अगर तुम्हें इंटीजर वैल्यू लेना है तो वो इनपुट ले सकते हो, वैसे ही तुमको अगर फ्लोट वैल्यू लेना है तो फ्लोट वैल्यू भी इनपुट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे बोलूँगा यहाँ पे इंटर द नंबर, मैं लिखता हूँ 2.5, तो यहाँ पे 2.5 प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर तुमको कैर इनपुट लेना है तो यहाँ पे लिख सकते हो कैरेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। सारे इनपुट हम ईजी वे में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंटर द, या जो भी यहाँ पे इंटर द कैर कर दो, यहाँ पे इंटर द कैर। तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो अब क्या आएगा, इंटर द कैर, और यहाँ पे मैं ए डाल देता हूँ तो मेरा ए प्रिंट होके आ जाएगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं C++ के अंदर। अब इसके ऊपर प्रोग्राम तुम्हें असाइनमेंट के अंदर मिल जाएगा, बहुत इजी से प्रोग्राम हमने डाले हैं, वहाँ पे तुम इजीली कर लोगे। तो ये था यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं हम C++ के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है वो है टाइप कास्टिंग। अब हम टाइप कास्टिंग के बारे में समझते हैं कि ये होता क्या और कैसे टाइप कास्टिंग हम कर सकते हो, कितने टाइप की टाइप कास्टिंग होती है C++ के अंदर, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है,
कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर। मतलब भैया, मतलब अगर मेरा इंट है और इंट से मुझे इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना, तो मैं क्या करूँगा, टाइप कास्टिंग करूँगा। अगर फ्लोट से अगर मैं इंट में कन्वर्ट करना, क्या करूँगा, मैं टाइप कास्टिंग करूँगा। अगर कैरेक्टर से मुझे इंट में कन्वर्ट करना, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, टाइप कास्टिंग का यूज़ करूँगा। किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, टाइप कास्टिंग का यूज़ करूँगा यहाँ पे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि टाइप कास्टिंग बेसिकली हमारी 2 टाइप्स की होती है। यहाँ पे टाइप कास्टिंग हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब हम एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हमारी क्या होती है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हमारी क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में। हम सबसे पहले बात करेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में कि ये होता क्या है। देखो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटिकली कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई एक डेटा टाइप है, उसको दूसरे डेटा टाइप के अंदर हमारा कंपाइलर खुद ही कर देगा, ऑटोमेटिकली वो काम हो जाएगा। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली, हमारा कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आते हैं, एक बार VS कोड पे आते हैं एंड यहाँ पे हम आते हैं और एक न्यू फाइल बनाते हैं। यहाँ पे इसका नाम रखते हैं हम टाइप कास्टिंग.cpp। इसका नाम रखते हैं हम टाइप कास्टिंग.cpp और यहाँ पे करना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट नम के अंदर मैं कोई इंटीजर वैल्यू डाल देता हूँ 100 एंड फिर इंट एक फ्लोट बना लेता हूँ फ्लोट एंड इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ अभी के लिए 5.5। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, 5.5 डाल दिया। सॉरी इंट फ्लोट मैंने लिख दिया। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना, फ्लोट b कर देते हैं। ठीक है, b इज इक्वल टू 5.5 एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम एक और बना लेते हैं फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू नम प्लस b। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया एंड यहाँ पे क्या करते हैं, सी आउट कर देते हैं रिजल्ट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सी आउट यहाँ पे कर दिया। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये क्या कर रहा है, अपने आप क्या करेगा, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा। एक बार इसको रन करते हैं, फिर इसको अच्छे से समझ। देखो 105.5 यहाँ पे आ रहा है। तो इसको एक बार मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ एंड तो मैं एक बार अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। स्क्रीनशॉट लेते हैं तो मैं समझाने की कोशिश करते हैं ये काम कैसे कर रहा है। अब एक बार क्या करते हैं, हम इसे ड्राई रन करके देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या है। अभी तो तुमने ये सीख लिया कि अभी तुमने क्या सीखा कि ये टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। बट भैया ये बताओ कि ये टाइप कास्टिंग नीडेड क्यों है, ये नीड क्यों है टाइप कास्टिंग, वाई टाइप कास्टिंग इज नीडेड। देखो अभी क्या होता है, तुम कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्या सोचता है, कंपाइलर को क्या पता होता है कि अगर तुम्हें कोई भी कंप्यूटेशन, अगर कोई भी अर्थमेटिक या कुछ भी तुम्हें करना है ना, वो हमेशा दो सिमिलर डेटा टाइप के बीच में ही तुम करोगे। मतलब ये अगर तुम्हें एडिशन करना है, तो वो क्या बोलेगा, मतलब सिमिलर डेटा टाइप दे। अगर तुम्हें कुछ भी करना, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, उसके लिए क्या होना चाहिए तुम्हारा, डेटा टाइप क्या होना चाहिए तुम्हारा, सेम होना चाहिए। डेटा टाइप क्या होना चाहिए तुम्हारा, सेम होना चाहिए। ये नीडेड है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, तो ये चीज रिक्वायरमेंट है कि जब भी तुम कोई ऑपरेशन करोगे, डेटा टाइप तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये नीडेड, इसलिए हम क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग करते हैं डेटा टाइप सेम करने के लिए। कुछ टाइप कास्टिंग हम ऑटोमेटिकली हो जाती है, जो कि हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं, कोई हमें मैनुअली करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे हुआ। यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, एक नम नाम का यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया। तो नम नाम का एक डब्बा बना और इसके अंदर क्या वैल्यू चलेगी, 100 चली गई।
ठीक है। एक बी नाम का डब्बा बना और इसके अंदर क्या वैल्यू चली गई, 5.5 चली गई। इसके अंदर क्या वैल्यू चली गई, 5.5 चली गई, ठीक है। और एक रिजल्ट नाम का डब्बा बना, और एक रिजल्ट नाम का डब्बा बना जिसको टाइप क्या, फ्लोट है। इसके अंदर क्या चली जाएगी, नम प्लस बी चली जाएगी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना, हमें कैलकुलेट करना नम प्लस बी। नम की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, नम की वैल्यू है 100, बी की वैल्यू क्या है हमारी 5.5 है, बी की वैल्यू क्या है हमारी 5.5 है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमने क्या पढ़ा था, जो कंपाइलर होता है वो कोई भी ऑपरेशन तभी परफॉर्म करेगा जब दोनों का डेटा टाइप सेम होगा वहां पे। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसका डेटा टाइप अलग है, इसका डेटा टाइप अलग है, इसका डेटा टाइप है इंट, इसका डेटा टाइप है फ्लोट। तो अब कंपाइलर क्या करेगा, इसकी कन्वर्जन करेगा, इसकी टाइप कास्टिंग करेगा। बट भैया एक बात बताओ कि टाइप कास्टिंग तो आप बोल रहे हो, अगर मान लो मैं तो इसकी भी टाइप कास्टिंग कर सकता हूँ, इसकी भी टाइप कास्टिंग करता हूँ, मतलब ये है कि अगर ये इंट है तो इंट को भी तो मैं फ्लोट में कर सकता हूँ, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों का डेटा टाइप सिमिलर हो जाएगा। सही बात है, ये फ्लोट है तो फ्लोट को भी तो मैं इंट में कर दूं तो दोनों का डेटा टाइप सेम हो जाएगा, तो मैं वहां पे भी ऐड कर दूंगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम टाइप कास्टिंग करेंगे किसकी, या तो इसकी करेंगे या इसकी करेंगे, किसकी करेगा कंपाइलर, वो देखो। अब देखो मैं यहाँ पे एक करता हूँ, अगर मैंने इसको क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर में, इसको टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, ये 100, तो 100 + 5 क्या हो जाएगा, हमें 115 हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ सही आ रही है, क्या जो हम कर रहे थे, जब जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, हम क्या कैलकुलेट करना है, 100 + 5.5, तो कितना आता है हमारा 105.5 आता है, ये रिजल्ट आना है। लेकिन अब हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, ये मतलब यहाँ पे 15 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे 15 नहीं होगा, यहाँ पे 105 होगा, ठीक है 105 होगा, ये आ रहा है। तो क्या हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है, अगर हम टाइप कास्टिंग करते हैं, अगर इंटीजर वाले को, अगर हम फ्लोट वाले को इंटीजर में कन्वर्ट टाइप कास्ट कर देते, क्या हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहा है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस हम क्या कर सकते हैं, सेकंड केस में हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा इंटीजर है, इसको हम टाइप कास्ट कर देते हैं किसमें, फ्लोट में कर देते। तो अगर इसको हम फ्लोट में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100.0 + 5.5, तो अब हम करेंगे तो ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, 105.5 ये बन के आ जाएगा। क्या ये मेरा रिजल्ट एक्यूरेट है, हाँ भैया ये रिजल्ट तो पूरा एक्यूरेट है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगी कौन सी टाइप कास्टिंग यहाँ पे होगी, और ये अपने आप ही हो रही है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं, जब कंपाइलर खुद अपने आप कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको भी एक बार कॉपी करता हूँ सेकंड के लिए। अब हम नेक्स्ट टाइप कास्टिंग पढ़ते हैं, वो है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर कंपाइलर कुछ नहीं करेगा, हम खुद से क्या करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे, हम खुद से एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पे आते हैं VS कोड पे एंड इसको कोड करके एक बार हम समझते हैं। तो अभी के लिए तुम्हें आई होप ये समझ में आ गया, इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट करता हूँ एंड यहाँ से हम समझना स्टार्ट करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। इसे हम समझना स्टार्ट करते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, एक मैंने फ्लोट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया, फ्लोट p = 3.14। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे टाइप कास्ट करना, अभी ये कौन सा डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है, मुझे इसे टाइप कास्ट करना इंटीजर के अंदर। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक डब्बा बनाऊंगा किसका, इंट का, इंट a = अब मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, इस सिंटैक्स को फॉलो करना। मैंने एक ब्रैकेट दिया एंड उसके बाद जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना वो मैंने यहाँ पे लिखा एंड उसके बाद जिसको कन्वर्ट करना उसका नाम लिखा। तो यहाँ पे p वाले को मुझे कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, p डाल दूंगा। तो ये करते ही हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा p था, जो कि इनिशियली क्या था, एक फ्लोट वैल्यू था, अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं सी आउट करता हूँ a को, तो देखना ये हमारा क्या प्रिंट होकर आता है। अगर सी आउट करता हूँ a को तो क्या प्रिंट होकर आ रहा है, मेरा 3 प्रिंट होकर आ रहा है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इस 3.4 को क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। किसी में भी तुम्हें टाइप कास्ट करना हो तो वैसे ही, अगर जैसे मैंने यहाँ पे इंट में करा तो इंट में कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी और डेटा टाइप में करना है तो तुम्हें बस क्या करना है कि इस ब्रैकेट का यूज करना है, ब्रैकेट का यूज करके जिस भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना वो लिखना है और जिसको कन्वर्ट करना है वो लिखना है। तो यहाँ पे इजीली वो टाइप कास्ट होके आ जाएगा, तुम जिसको भी टाइप कास्ट करना चाहते हो। तो आई होप तुम्हें ये सिंपल सी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसकी ना एप्लीकेशन हम कंडीशनल के अंदर करेंगे, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्काई वैल्यू के, अभी स्काई वैल्यू पहले पढ़ते हैं फिर हम यहाँ पे। आई होप तुम्हें टाइप कास्टिंग यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब हम
इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत बार हम यूज़ कर रहे होंगे आगे के लूप्स वगैरह के क्वेश्चन में, वो है हमारा स्काई वैल्यू का कंसेप्ट। स्काई वैल्यू, ठीक है, तुमने नाम तो सुना होगा, ठीक है। तो स्काई वैल्यू क्या होता है, तुम्हारे पास जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा था, एक कैरेक्टर डेटा टाइप पढ़ा था आई होप। जैसे हम लिखते थे कैर CH इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर, ऐसे हमने लिख दिया। तो ये क्या है, हमारा एक कैरेक्टर डेटा टाइप। तो तुमने कैरेक्टर डेटा टाइप को पढ़ा हुआ था। तो जितने भी कैरेक्टर डेटा टाइप्स होते हैं ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि जितने भी कैरेक्टर डेटा टाइप होते हैं, जितने भी कैरेक्टर डेटा टाइप होते हैं, उन सब से कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू असाइन होती है। कुछ ना कुछ उनको क्या होती है, इंटीजर वैल्यू असाइन होती है। एंड उसी इंटीजर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उसकी हम स्काई वैल्यू बोलते हैं, स्काई वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि जो हमारा ए होता है, कैपिटल ए होता है, उसकी स्काई वैल्यू हमारी होती है 65, ठीक है। स्मॉल ए जो होता है हमारा, उसकी स्काई वैल्यू होती है 97। जो हमारा 0 एक कैरेक्टर होता है, उसकी स्काई वैल्यू होती है 48। तो ऐसे ही चलता जाता है कि जो भी हमारा कैरेक्टर होता है, यहाँ पे देखना, जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, सबकी कुछ ना कुछ क्या होती है, एक इंटीजर वैल्यू उससे एसोसिएटेड होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी स्काई वैल्यू बोलते हैं। तो क्या भैया मुझे सारी स्काई वैल्यू याद रखनी? नहीं, तुम्हें सारी स्काई वैल्यू याद नहीं रखनी है। तुम्हें बस ये जो मैंने लिखा है ना 65, ये 1, 2 और ये 3, बस ये 3 स्काई वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद तुम इजीली कर लोगे। जैसे ए का मैंने बता दिया 65, तो उसी केस में बी का क्या होगा, 66 होगा, सी का क्या होगा, 67 होगा, यही तो होगा। जैसे ए का क्या था, 97 था, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। ए का 97 है तो स्मॉल बी का क्या होगा, 98 होगा, स्मॉल सी का क्या होगा, 99 होगा, और ऐसे ही चलता जाएगा। 0 का 48 है तो 1 का कितना होगा, 49 होगा, 2 का कितना होगा, 50 होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये चलता जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, बस ये 3 कैरेक्टर की जो स्काई वैल्यू होती है उसे बस यहाँ पे तुम्हें याद रखना है, और तुम्हें इजीली चीज़ें हो जाएंगी तुमसे। अब सबसे पहले एक चीज़ करते हैं यहाँ पे हम, कि ये स्काई वैल्यू तो ठीक है, आपने बता दिया कि स्काई वैल्यू होती है। अब स्काई वैल्यू को हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं। उसको हम कैसे करेंगे, स्काई वैल्यू को हम टाइप कास्टिंग के हेल्प से प्रिंट करेंगे। यहाँ पे आना एंड VS कोड पे हम आते हैं और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं, sky value.cpp। यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं, sky value.cpp, ठीक है। ये करते हैं एंड यहाँ पे हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस, नहीं, नेम यूजिंग नेम स्पेस std एंड उसके बाद int main, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, int main लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना, मुझे स्काई वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो मैं क्या करता हूँ, कैर ch एक डेटा टाइप बनाया और इसके अंदर मैं दे देता हूँ स्मॉल a की वैल्यू, मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ cout ch लिखूंगा तो हमारा क्या होगा, ये बेसिकली जो भी कैरेक्टर है ए के अंदर वो हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। बट हमें क्या करना है, हमें करना है कि इस कैरेक्टर जो भी उसका जो स्काई वैल्यू है मुझे वो प्रिंट करके लेके आना है। तो मैं यहाँ पे किसका यूज करूँगा, मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग का यूज करूँगा। हमें क्या पता है, ये एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर का कुछ ना कुछ उसकी कुछ, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 97 भी यहाँ पे आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, बस यहाँ पर टाइप कास्टिंग लगा दूँ। कैसे टाइप कास्टिंग लगाऊँ, देखो मैं इसको करूँगा कि जो भी इंटीजर है, जो भी कैरेक्टर है उसको क्या कर दो, टाइप कास्ट कर दो इंट के अंदर। मैंने क्या करा, जो भी कैरेक्टर है उसको टाइप कास्ट कर दो इंटीजर के अंदर। यही तो हमने टाइप कास्टिंग के अंदर सीखा था। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखना 97 यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। उसके बाद तुम कुछ भी करो, यहाँ पे ए को हटा के यहाँ पे कैपिटल ए कर दो तुम, ठीक है, कैपिटल ए कर दो। तो अब देखना यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 65 प्रिंट होके आ जाएगा। उसी वे में तुम यहाँ पे कैपिटल बी करो तो यहाँ पे 66 यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। तो ईजिली यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा कि कैसे हम स्काई वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे तुम कुछ भी डाल दो, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हैच, ये भी एक कैरेक्टर है तो इसकी भी कुछ ना कुछ स्काई वैल्यू होगी, वो देखते हैं। 35 होती है इसकी स्काई वैल्यू। 0 डाल दो, उसकी भी स्काई वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने कैसे प्रिंट करवाया स्काई वैल्यू, एक टाइप कास्टिंग का यूज करके हमने यहाँ पे स्काई वैल्यू को प्रिंट करवाया। यहाँ पे एक हम क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप कास्टिंग और स्काई वैल्यू के ऊपर। मान लो हमारा क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, और ऐसे ही चलता जाता है। तो ए क्या है, हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, ये सेकेंड अल्फ़ाबेट है, ये थर्ड होगा, और ये डी क्या होगा, हमारा फोर्थ होगा।
तो अगर कोई यूज़र, अगर मान लो कोई यूज़र इनपुट करता है कि बी इनपुट करा, तो बी कौन से नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है, तो यहाँ पे उसका सेकंड यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। सी करता है तो सी कौन से नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है, तो ये यहाँ पे होना चाहिए। तो जो भी हम अल्फ़ाबेट डालेंगे उसकी कौन से नंबरिंग पे वो अपीयर होता है वो हमें यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाना चाहिए। ये हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं अपने VS कोड पे एंड यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे हम एंड इस फाइल का नाम रखेंगे क्या रख सकते हैं, कुछ भी, alphabet.cpp। यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं include iostream using namespace std and int main। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले एक कैरेक्टर ch बना लेता हूँ। इसको अभी के लिए मैं डाल देता हूँ, इसके अंदर जो वैल्यू a डाल देता हूँ, कैपिटल A डाल देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ, A हमने डाल दिया। अब देखो अगर मैं A पे जाता हूँ और A की तो इसका वैल्यू हमें प्रिंट करवाना आता है, तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू पहले प्रिंट करवाते हैं। int x इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम इसकी टाइप कास्टिंग कर देंगे। टाइप कास्टिंग में हम लिखेंगे int, पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद जिसको टाइप कास्ट करना है वो लिख देते हैं। तो C वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको टाइप कास्ट करो, ये कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं cout x करता हूँ, तो क्या होगा, A का इसका वैल्यू हमें प्रिंट होके आ जाएगा। कितना आ रहा है, 65 आ रहा है। कितना आ रहा है, 65 आ रहा है। तो ये जो A है, A की इसका वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हें, 65 आ रही है, ठीक है। एंड एक चीज़ बताओ कि A जो है, A अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितने नंबर पर अपेयर होता है, पहले नंबर पे अपेयर होता है सर। तो अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ 65 माइनस 64 कर दूँ तो हमारा काम नहीं हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि A अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितने नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है भैया। यहाँ पे कितना है, 65 प्रिंट होके आ रहा है। अगर 65 में से 64 को मैं माइनस कर दूँ तो हमारा काम नहीं हो जाएगा, 1 प्रिंट होके नहीं आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि जो भी वैल्यू x के अंदर आई, x के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, इसकी जो इसका वैल्यू होगी जो कि 65 वो आएगी। तो जो भी x के अंदर वैल्यू आई है उसके अंदर से क्या करो, माइनस कर दो तुम 64। तो x के अंदर क्या वैल्यू 65 आएगी, 65 के अंदर 64 माइनस करेगा तो क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो आते हैं इसको रन करते हैं, तो देखो 1 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर मैंने इसको b कर दिया, अब मैं इसे रन करता हूँ तो क्या आएगा, सेकेंड आएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर मैं इसको चेंज करके ई कर देता हूँ, तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। तो अब तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपग्रेड करना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कैरेक्टर ch नाम का वेरिएबल बना के इसके अंदर वैल्यू डालो। तुम्हें क्या करना है, इस कैरेक्टर ch को यूजर से इनपुट लेना है, यूजर इनपुट करेगा एंड फिर वो उसकी पोजिशनिंग बताएगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितना यहाँ पे आ रहा है। अब तुम्हें नेक्स्ट क्या करना है, अब देखना नेक्स्ट, जैसे तुम अब लेक्चर ये खत्म हो गया तो तुम्हें क्या करना है, वेबसाइट के ऊपर जाना है, और आज की जो भी असाइनमेंट तुम्हें वहाँ पे अपलोड हुई है, असाइनमेंट को डाउनलोड करना है एंड उसको क्या करना है, सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। एंड सॉल्व करके क्या करना है तुम्हें, गिटहब रेपो, आई होप तुमने बना लिया हो, गिटहब रेपो में पुश करके उसकी लिंक क्या करनी है, वेबसाइट पे सबमिट कर देनी है। एंड हम ट्राई करेंगे इस असाइनमेंट की वीडियो सोल्यूशन भी तुम्हें मिल जाए, वो हमारी यूट्यूब पे ही अपलोड हो जाएगा। तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं होता है, तुम असाइनमेंट वीडियो को रेफर कर लेना, यूट्यूब पे ही अपलोड हो जाएगा, वहाँ से कर लेना। आई होप आज का लेक्चर तुम्हें समझ में आ गया। बहुत बेसिक्स था, हमने पूरा ट्राई कर तुम्हें एकदम बेसिक समझा देने के लिए। अगर तुम्हें आता है, ये सारी चीज़ें पहले से आती है, थोड़ा सा पेशेंस रखो क्योंकि ये बेसिक चीज़ें चल रही है। हमें पहले C++ के फंडामेंटल्स को क्या करना है, अभी के लिए खत्म करना है अप टू पॉइंटर्स के बाद हमारा एरे स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद लीड कोड के हमारे स्टार्ट हो गए। तो ये फंडामेंटल हमें सीखना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे जाके और चीज़ों को सीख सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।